आज प्रधानमंत्री जनधन स्कीम के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके तहत देश में 50 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हैं। अब खबर है कि सरकार इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का जरिया बना रही है। क्या है ये स्कीम? कैसे सरकार इसे ग्रामीण इलाकों में तरक्की का जरिया बना सकती है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे खास चर्चा। प्रधानमंत्री जनधन स्कीम के 9 साल पूरे हो गए हैं। अब इस योजना के तहत कुछ नई सुविधाएं मिलेंगी। सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत जनधन खाता धारकों को माइक्रो इंश्योरेंस समेत कई अन्य फायदे देने की तैयारी में है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस योजना का ऐलान किया था और उसके कुछ ही दिन बाद 28 अगस्त 2014 को इसे लागू कर दिया गया था। पीएम जनधन खातों में कुल जमा रकम की बात करें तो इसमें 2,03,505 करोड़ रुपए हैं। अकाउंट्स की संख्या 3.4 गुना बढ़कर 50 करोड़ 9 लाख हो गई है। मार्च 2014 में जनधन खातों की संख्या 14 करोड़ 72 लाख थी। इनमें करीब 55.5% अकाउंट महिलाओं के हैं। 67% अकाउंट ग्रामीण सेमी अर्बन क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन अकाउंट्स में कुल जमा रकम बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। इसके अलावा इन अकाउंट्स के लिए करीब 34 करोड़ रुपए कार्ड बिना किसी शुल्क के जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सूक्ष्म बीमा स्कीम्स के अंतर्गत पीएमजेडीवाई खाता धारकों की कवरेज सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। पीएमजेडीवाई के एलिजिबल खाता धारकों को पीएमजेजेबीआई और पीएमएसबीआई के अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया जाएगा। बैंकों को इस बारे में पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। पूरे भारत में स्वीकार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के जरिए पीएमजेडीवाई खाता धारकों के बीच रुपए डेबिट कार्ड के इस्तेमाल सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएमजेडीवाई खाता धारकों की पहुंच छोटे लोन और छोटे निवेश जैसे कि फ्लेक्सी रिकवरिंग डिपॉजिट तक बढ़ाई जाएगी। यही नहीं, ओवरड्राफ्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 साल से बढ़ाकर 65 साल की गई है। जनधन योजना के और भी कई फायदे हैं, जैसे बैंक अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज मिलता है। बैंक खाते में कोई न्यूनतम राशि का प्रावधान नहीं है। यही नहीं, भारत में कहीं भी पैसे भेजने की सुविधा मिलती है। कुल मिलाकर कहें तो जनधन योजना के 9 साल काफी बेहतर रहे, जिसके जरिए लोगों को फायदा मिला है। यही कारण है कि इस स्कीम से लोग जुड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास एक्सपर्ट हैं भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष सर, बहुत धन्यवाद आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए और इंडिया 360 डिग्री के इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सर, 9 साल जनधन स्कीम के, सबसे पहले उसकी आपको बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आते हैं वो वाकई फाइनेंशियल इंक्लूजन को किस तरीके से फलता फूलता देख रहे हैं हम, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और क्योंकि जब ये पूरी स्कीम शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, आप उस समय वहीं पर थे, आपने करीबी से देखा इस स्कीम को आगे बढ़ते हुए। सर, समझना जरूरी है कि अगर हम 9 साल का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप ही की शब्दों में समझें तो क्या उपलब्धियां रही हैं इस स्कीम की? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि जो समय आ गया था कि बैंक के माध्यम से लोग अपने ट्रांजैक्शंस करें, डिपॉजिट करें, निकालें, और सरकार के भी उसमें जो फायदे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी बैंक अकाउंट के माध्यम से हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी अकाउंट थे। इसलिए और साथ में चूंकि देश में डिजिटल तरीके से अकाउंट मेंटेन करने की सुविधा भी उपलब्ध हो चुकी थी, तो आधार का सिस्टम भी काफ़ी देश में बन गया था। तो इन सब की जो स्ट्रेंथ है, इन सब की जो शक्ति है, उसको मिला के जैम ट्रिनिटी के तहत
ये जनधन अकाउंट खोले गए। और जैसा आपने भी बताया, 51 करोड़ करीब खाते अब तक खुल चुके हैं और उनके माध्यम से सरकार अपने बहुत सारे बेनिफिट इन अकाउंट्स के माध्यम से लोगों को डिलीवर करती है। उसमें कोई किसी किस्म का लीकेज नहीं होता, इंस्टेंटली खाता चला जाता है। और आजकल आपके पास बैंक ब्रांचेस के अलावा बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट और ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो उससे लोग बड़ी आसानी से अपने घर के नज़दीक, और कई लोग तो उनके घर पे ही आ जाते हैं सेवा देने के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी अकाउंटिंग सुविधा थी जो देश के लोगों को थी। और उसमें जो एक कंस्ट्रेंट आते थे कि भाई आप मिनिमम बैलेंस रखिए, आपको एक इस तरह की केवाईसी करानी पड़ेगी, और केवाईसी में कई लोग परेशान हो जाते थे, और अगर बैलेंस नहीं है तो उस पर चार्ज लगते थे। वो सब चूंकि ख़त्म कर दिए गए वो रिस्ट्रिक्शंस, तो इन अकाउंट्स का बड़ा फायदा हुआ और बहुत लोग करे। सरकार ने साथ में ही इसमें कई और एडेड एडवांटेजेस भी दिए, इंश्योरेंस के फायदे दिए, क्रेडिट कार्ड का फायदा। तो आई थिंक कुल मिला के ये जो खाते हैं, ये देश की एक बहुत बड़ी ज़रूरत, और कम से कम जो गरीब तबका है, जो जिसके पास ज़्यादा सरप्लस नहीं रहता अपना बचाने के लिए और सेविंग्स करने के लिए, और बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो वो उनको ये एक बहुत बहुत बढ़िया सुविधा मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। सुभाष सर, उपलब्धियां तो आपने गिना दी, क्योंकि हम जब पूरे 9 साल का खाका और भी समझे, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी सवाल भी उठाए गए थे कि कैसे होगा, कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के इस पूरे ड्राइव को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या इसमें कमी आएंगी, क्योंकि शुरुआत में हमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं उसका उतना मालूम नहीं चलता। लेकिन अगर आंकड़ों की तरफ जाएं सर, हमने जब 2015 में देखा लगभग 14 से 15 करोड़ के बीच में खाते खुले। 2016 में काफ़ी बड़ा एक खातों का जो एक आंकड़ा था, परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। फिर 17 में लगभग 28 करोड़ से ऊपर गए, फिर 2018 में 31, फिर 2019 में 35, फिर 2020 में 38 लगभग हमने देखे आंकड़े खातों के बढ़े जनधन के तहत। 21 में 42 थे, 22 में 45। फिर जब हमने 23 और अब 23 की बात अगर हमने देखी है तो 4850 करोड़ तक, माफ कीजिए, ये आंकड़े पहुंचे हैं। तो थोड़ी आपको लगता है कि ये जो गति है खाते खोलने की, वो थोड़ी धीमी हुई है, और इसके पीछे क्या वजह आप समझते हैं? नहीं, ये देखिए, ये खाते जो अडल्ट पॉपुलेशन है हमारी, उसी के लिए खुलते हैं खाते। और इसके अलावा इन खातों में थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं। ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह से नहीं है। उनमें कुछ जो फ़ायदे रहते हैं, चेकिंग फैसिलिटी है और चीज़ें, केवाईसी नॉर्मल होने के कारण से, तो बहुत सारे नॉर्मल खाते हैं। आप अगर इसका कंपोजिशन देखें तो ये ज़्यादातर खाते, करीब मेरे ख्याल से 90-95% खाते ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खुले हुए हैं। जबकि बहुत सारी देश की जनता जो जिसके पास कुछ अपने साधन हैं, कुछ सेविंग्स है, वो प्राइवेट बैंक्स के साथ भी बहुत सारे अकाउंट खोलती हैं, जिसको हम कासा अकाउंट में भी कहते हैं, करंट एंड सेविंग्स बैंक अकाउंट। उसमें सेविंग्स बैंक अकाउंट बहुत सारे पब्लिक सेक्टर। तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग जिनको जो अडल्ट हैं और जिनके खाते खुलने चाहिए वो ज़्यादा बचे हों अब ऐसा। और जो बिल्कुल ही गरीब हैं, जिनको सरकारी स्कीम से भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ऐसे बहुत कम लोग हैं, और वो ही अब शायद बिना खाते के हैं। तो हमें नहीं देखना चाहिए कि भाई अब और बहुत ज़्यादा खाते खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। अब हमें ध्यान इसमें देना चाहिए कि इन खातों के ज़रिए क्या हो रहा है। क्या ये केवल सरकारी जो ट्रांसफ़र्स होते हैं उसी के लिए काम आ रहे हैं,
या लोग अपनी सेविंग्स भी इस्तेमाल करके उस अकाउंट को यूज़ करने लगे अपने एक्सपेंसेस के लिए या नहीं। अभी तक मेरा इम्प्रेशन ये है कि ज़्यादातर अकाउंट अभी ये केवल सरकारी जो बेनिफिट जाते हैं, चाहे पीएम किसान के हों, चाहे और किसी गैस के अकाउंट के हों, कहीं भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप, उन सबके जो पैसे इस अकाउंट में जाते हैं उसको रिसीव करने के लिए ही ज़्यादातर ये अकाउंट ऑपरेट होते हैं। और ज़्यादातर लोग, काफ़ी लोग अपना जब पैसा उनके अकाउंट में आता है तो उसको निकाल लेते हैं। सो ये एक पाइपलाइन की तरह का अकाउंट है जिसमें सरकारी बेनिफिट जाता है और इस्तेमाल करता है। मुझे अभी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अकाउंट्स नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देखेंगे इन पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो कितनी लोगों ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है? बहुत कम लोगों ने ली है। कितने लोग उसके रुपए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? वो भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अपना पैसा जमा करके और ट्रांजैक्शन करने का तो ये एक सीमित फ़ायदे और स्पेशली सरकारी फ़ायदों के लिए तो इन अकाउंट्स के लिए जितने खुले हैं मेरे ख्याल से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर सरकार ये पाती है कि कोई भी बेनिफिशियरी जो सरकार का है और उसका जनधन खाता नहीं है तो वो उसको ज़रूर पहुंचना चाहिए उस तक और उसका खाता खोल देना चाहिए। पर मेरे ख्याल से ऐसे लोग अब बहुत कम हैं। हाँ, सुभाष सर, क्योंकि कुछ जो कहते हैं ना कि धीरे धीरे जब कोई स्कीम आगे बढ़ती है तब थोड़ा चैलेंजेस उसके बारे में पता चलते हैं। अब जो पिछले कुछ समय तक जो हम भी देख रहे और समझने की कोशिश कर रहे थे, आप इस पर बेहतर तरीके से रोशनी डाल पाएंगे। कुछ लूप होल्स जो सामने निकल कर आ रहे थे इस पूरे सिस्टम का, वो ये था कि बहुत सारे डॉर्मेंट अकाउंट्स थे, मतलब जिसमें कोई ज़्यादा हरकत नहीं है, या डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंट्स के काफ़ी ज़्यादा ये कुछ केसेस सामने आए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर, डिजिटल बैंकिंग, उसकी जो एक लैक ऑफ एक्सेस है, अवेयरनेस है, वो एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आगे बढ़ना है फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं ये। सर, कितना हद तक इन परेशानियों को दूर किया गया है पिछले, खास तौर पर पिछले 1 साल में? ये जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ज़ीरो बैलेंस जिन अकाउंट्स में है वो तकरीबन 8 करोड़ अकाउंट्स हैं 50 करोड़ में से, जिसमें ज़ीरो बैलेंस है। ज़ीरो बैलेंस 2 कारण से हो सकता है। एक तो ये कि उसके अकाउंट में सरकार ने कोई बेनिफिट ट्रांसफ़र किया और बेनिफिशरी जो है उसने निकाल लिया और ज़ीरो बैलेंस छोड़ दिया, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस पे कोई किसी किस्म की पेनल्टी नहीं है। दूसरा वो है जिनको सरकार से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता लेकिन उन्होंने अपने कोई जमा करा के उस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, सरकार इस किस्म के डेटा उपलब्ध नहीं कराती कि ये 8 करोड़ अकाउंट्स जो हैं वो किस कारण से ज़ीरो बैलेंस है। क्या वो बेनिफिशियरी अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में कोई बेनिफिट जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो ये डेटा अवेलेबल है, ये डेटा निकालना चाहिए और उसकी एनालिसिस करनी चाहिए और उसके बाद ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ये अकाउंट क्यों ज़ीरो। अगर फ़र्ज़ करिए कि आधे ऐसे अकाउंट हैं कि जिसमें जो सरकार के बेनिफिशियरी के नहीं हैं और वो उस अकाउंट को यूज़ नहीं करते, या तो वो कोई दूसरा अकाउंट यूज़ करते हैं या इस अकाउंट को यूज़ नहीं करते, तो ऐसे अकाउंट को फिर बने रखने का भी और बनाए रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि डिजिटल तो जी यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह तो इसमें होते हैं, उसमें तो कोई बंदिश नहीं है। विड्रॉल वगैरह शायद 4 की सीमा है, बट ऐसे केसेस के जिसमें इतनी ज़्यादा विड्रॉल करने की ज़रूरत हो वो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं आता है। और इसकी स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ी ये है कि ये डिजिटल अकाउंट के रूप में ऑपरेट होते हैं। भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन अकाउंट्स में डिजिटली ट्रांसफ़र करती है और लोग भी डिजिटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई असुविधा अब बची है। इन सब को देखते हुए मुख्यतः अगर हम इन अकाउंट्स को सरकार के बेनिफिट से अतिरेक
नॉर्मल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करें, और लोगों को, जैसा आप कह रही थी कि अभी भी बैंकिंग की सुविधा और बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना, लोन लेना, ऐसा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेनिफिशरी सरकारी बेनिफिट के अलावा ऐसी टेंडेंसी कम है, और ना ही उनको बहुत ज़्यादा लोन वगैरह बैंकिंग सिस्टम से मिलता है। सो इन अकाउंट्स को की रियल स्टडी करके अगर हम ये देख सकें कि इनको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे और ऑपरेशनल बनाया जा सके, तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर सर, मैं आपसे यही समझना हम चाह रहे थे कि अब इस स्कीम के तहत, क्योंकि फायदे तो अनेक हैं कि निशुल्क रुपए कार्ड हो गया, बीमा भी है, 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी मुफ्त है, न्यूनतम बैलेंस की कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी पैसे आप भेज सकते हैं। लेकिन सर, और क्या अपार संभावनाएं हैं स्कीम के तहत? क्योंकि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बढ़ावा देना है, अगर एक छोटे से गांव में रहने वाला, एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं सर, अगर वहां तक पहुंचना है, आखिरी गांव तक अगर पहुंचना है, क्योंकि सर आपने लोन का यहाँ पर जिक्र किया, अभी भी जो छोटे शहरों में लोन लेना मुश्किल है ही, जो लोन मिलता भी माइक्रो फाइनेंस से वो कितना महंगा होता है सर। तो आपको लगता है कि लोन लेने की सुविधा, सस्ता लोन लेने की सुविधा भी होनी चाहिए ऐसे स्कीम्स के अंदर, और कुछ सुविधाएं जोड़ी जाएं इसमें? ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, देखिए, क्योंकि बैंक्स की जो क्रेडिट कॉस्ट होती है वो स्मॉल जो अकाउंट होल्डर है या छोटी क्रेडिट लेने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है, उनकी रिकवरीज में भी और उनकी सो इसलिए माइक्रो फाइनेंस में आपने जैसे कहा कि ये इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली ज़्यादा, अब आप और हम ये कह सकते हैं कि भाई इनको भी आप दे दीजिए, सस्ते लोन दे दीजिए, बट सस्ते लोन भी अगर बैंकिंग सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर की कॉस्ट पे हो तो ठीक नहीं है। सरकार बहुत सारे लोन्स जो हैं वो कम कॉस्ट पे उपलब्ध कराती है, जैसे फार्म लोन्स सारे जो हैं, क्रॉप्स लोन हैं, उस पे लिटरली भारत सरकार और राज्य सरकार मिला के देश के ज़्यादातर हिस्सों में उसको इंटरेस्ट फ्री कर देती है। इसी तरह से आजकल स्मॉल बिजनेसेस में ये जो सेल्फ सर्विस ग्रुप्स हैं उनके खातों में लोन्स पे इंटरेस्ट, सो आज एक्चुअली जो बहुत छोटी क्रेडिट वाले अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी ऐसी ज़्यादा जिस पर्पस के लिए वो लोन लेना चाहते हैं उसके लिए लोन बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे मिलता हो ऐसी नहीं है। और वो जो कमर्शियल ऑपरेशंस, वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या कोई बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरह की लिटिल हायर जो कॉस्ट है इंटरेस्ट की, उसको बियर करने की स्थिति में है, तो उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए बजाय सस्ती क्रेडिट पे जाने के लिए। तो क्रेडिट अगर उनको थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट पे भी मिल जाती है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी एसएमईज, बहुत जो टाइनी बिजनेसेस हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिल रही। जी सुभाष सर, पहले हमें क्रेडिट उपलब्ध करानी चाहिए बजाय सस्ती उपलब्ध करानी। जी धन्यवाद सर आपका करेंगे अपने विचार रखने के लिए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए आप भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हमारे साथ मौजूद थे। जनधन योजना के 9 साल होने के मौके पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद। ये थी हमारी आज की पहली कवर स्टोरी।